सेक्शन 23 स्पेशल प्रोविज़न फॉर एक्टिव और एक्स सर्विसमैन ऑफ डिफेंस फोर्सेस। ये थोड़ा भाई काफ़ी लंबा सेक्शन है और इससे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है मेंस में। अब देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस की, इसमें क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है। Where the landlord has been in active military service or is ex-serviceman or has been discharged or retired from service or is to retire or has died while in such active service and any member of his family is in actual necessity of house, then on an application being filed by the landlord or any member of his family, the controller, after issuing notice of 15 days and on being satisfied after hearing the claim of the landlord is genuine, by order shall direct the tenant to give possession of the house to the landlord or his family member, and if the controller is not satisfied with the claim of such landlord, he shall pass order rejecting the application, provided that if the landlord or his widow has more than one residential house, then such landlord or his widow shall have no right to take back possession of more than one house। जहाँ पर लैंडलॉर्ड जो है वो मिलिट्री सर्विस में है, एक्टिव है, या फिर एक्स सर्विसमैन है, यानी कभी था उस पर मिलिट्री में, या फिर रिटायर हो चुका है, ठीक है, या डिस्चार्ज हो चुका है, या एक्टिव सर्विस में था लेकिन मर चुका है, तो किसी उसके फैमिली मेम्बर को एक्चुअल नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है कि भाई यहाँ घर चाहिए, वो मर चुका है, तो उसके फैमिली मेम्बर वगैरह जो है एक एप्लीकेशन लगाएगा कंट्रोलर को, या लैंडलॉर्ड भी लगा सकता है, ठीक है, कंट्रोलर को। फिर इसके बाद कंट्रोलर जो है नोटिस इशू करेगा। आफ्टर 15 डेज के बाद जो है, अगर वो सेटिस्फाइड है, अगर लगता है कि जो लैंडलॉर्ड का क्लेम है वो जेन्युइन है, तो फिर वो पोजीशन जो है डायरेक्ट कर देगा किसके फेवर में, लैंडलॉर्ड के फेवर में डायरेक्ट कर देगा, या उसके फैमिली मेम्बर के फेवर में। लेकिन अगर लगता है कि क्लेम जो है लैंडलॉर्ड का वो जेन्युइन नहीं है, तो फिर ऐसा ऑर्डर वो रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन को। प्रोवाइडेड दैट इफ द लैंडलॉर्ड और हिज विडो हैज मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस, देन सच लैंडलॉर्ड और हिज विडो शैल हैव नो राइट टू टेक बैक पोजीशन ऑफ मोर देन वन हाउस। अगर लैंडलॉर्ड और उसके विडो के पास एक से ज़्यादा रेसिडेंशियल हाउस है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में लैंडलॉर्ड या उसके विडो के पास कोई अधिकार नहीं रहता है कि एक से ज़्यादा हाउस को वापस ले सके। Subsection 2A. The controller on the receipt of application shall issue summon to the tenant within 7 days of filing the application. कंट्रोलर क्या करेगा, एप्लीकेशन की रिसीट होने के बाद 7 दिन के अंदर ही जो है वो समन इशू करेगा, किसको, लैंडलॉर्ड को इशू करेगा। इसके अलावा क्या करेगा, द कंट्रोलर से समन टू द टेनेंट, डायरेक्ट भेजेगा समन उसको, या फिर उसके कंट्रोलर का जो एजेंट है उसको उसके थ्रू भेजेगा, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट विथ एडी एक्नॉलेजमेंट ड्यू, एंड ऑल्सो स्टिक द सेकेंड कॉपी, और दूसरा कॉपी जो है समन का जो है किसी कॉन्स्पिक्यूअस विजिबल पोर्शन ऑफ द हाउस में चिपका देगा। विजिबल पोर्शन में जहाँ पे इजीली लोग देख सके वहाँ पे चिपका देगा। सी में है, इफ़ द समन विद द रजिस्टर्ड पोस्ट इज रिटर्न विद द इंडोर्समेंट ऑफ द पोस्टमैन दैट द टेनेंट और हिज एजेंट रिफ्यूज्ड to take the summon, the controller after inquiry as he may think fit and being satisfied with the endorsement may declare that the summon has been legally served on the tenant। अगर जो है जो समन भेजा गया था रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू, उसमें पोस्टमैन इंडोर्समेंट कर देता है कि टेनेंट या उसके एजेंट ने जो है रिफ्यूज कर लिया, लेने से मना कर रहा है समन, तो कंट्रोलर जो है आफ्टर इंक्वायरी के बाद ये मान लिया जाएगा कि हाँ भाई उनको सेटिस्फैक्शन हो गया कि हाँ जेन्युइन है कि उन्होंने रिफ्यूज किया था समन्स को रिसीव करने में, तो ये मान लिया जाएगा कि समन जो है वैलिडली एंड लीगली सर्व्ड हो गया है टेनेंट को। डी में देखिए क्या है, द टेनेंट अगेंस्ट हुम सर्विस ऑफ समन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड वैलिड will have no right to oppose the petition of eviction till an affidavit within 15 days of service of summon is filed, mentioning the reason on the basis of which he opposes the petition of eviction and obtains the permission of the controller on it,
In case of failure of his appearance and obtaining controller's permission, the statement of the landlord or his widow, father, mother, son, grandson, or widow, daughter-in-law, as the case may be, shall be deemed to be accepted by the tenant, and the petitioner shall be entitled for the order of eviction of the tenant. टेनेंट जो है पिटिशन ऑफ एविक्शन को अपोज नहीं कर सकता है, ठीक है। जब समन जो है सर्व हो चुका है और वैलिडली सर्व हुआ है तो टेनेंट को कोई राइट नहीं है अपोज करने का पिटिशन ऑफ एविक्शन, जब तक कि एक एफिडेविट जो है फाइल नहीं कर दिया गया है विद इन 15 डेज ऑफ सर्विस ऑफ समन। जब तक कि एक एफिडेविट फाइल नहीं किया है, कब? विद इन 15 डेज ऑफ सर्विस ऑफ समन इज फाइल्ड मेंशनिंग द रीजन ऑन द बेसिस ऑफ विच ही अपोजेज द पिटिशन ऑफ एविक्शन। और उसमें क्या मेंशन करेगा? वो ग्राउंड्स मेंशन करेगा कि भाई पिटिशन ऑफ एविक्शन को क्यों जो है अपोज कर रहा है, और जब तक कि परमिशन ना ले ले कंट्रोलर का। In case of failure of his appearance and obtaining controller's permission, the statement of the landlord or his widow, father, mother, son, grandson, or widow, daughter-in-law, as the case may be, shall be deemed to be accepted by the tenant, and the petitioner shall be entitled for the order of eviction of the tenant. In case जो है टेनेंट अगर फेल होता है अपीयर होने में या फिर कंट्रोलर का परमिशन लेने में, जो स्टेटमेंट है लैंडलॉर्ड का या उसके विडो का, फादर का, मदर का, सन का, ग्रैंडसन का, विडो, डॉटर इन लॉ का, एज द केस में भी, उसको ये मान लिया जाएगा कि टेनेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है उसके स्टेटमेंट को, और जो है पिटिशनर जो है इंटाइटल्ड हो जाएगा फॉर द ऑर्डर ऑफ एविक्शन ऑफ द टेनेंट। अब यानी कि जो है अब जो है टेनेंट को जो है वो खाली करना पड़ेगा। द कंट्रोलर विद इन 15 days of filing of such affidavit shall give permission to the tenant to oppose the application if the tenant has disclosed such facts which can debar the landlord, his widow, father, mother, son, grandson, widow, daughter-in-law in getting back the possession of that residential house. The controller जो है 15 दिन के अंदर, एफिडेविट फाइल करने के 15 दिन के अंदर जो है वो टेनेंट को परमिशन देगा कि भाई आप एप्लीकेशन को अपोज कीजिए जो लैंडलॉर्ड ने फाइल किया है। अगर टेनेंट ऐसा फैक्ट्स को डिस्क्लोज करता है, ऐसे तथ्यों को डिस्क्लोज करता है कि जिससे कि लगता है कि जो है लैंडलॉर्ड को या उनके रिलेटिव्स को, जो विडो है, फादर, मदर, सन है, उसको डिबार किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है इन गेटिंग बैक द पोजीशन ऑफ दैट रेसिडेंशियल, उस पोजीशन से, पोजीशन जो है उस रेसिडेंशियल हाउस का जो है उसको लेने से रोका जा सकता है, तो वो मौका दिया जाएगा अपने उन तथ्यों को रखने के लिए कंट्रोलर के सामने। एफ में क्या कहता है? वेयर परमिशन टू अपोज द एप्लीकेशन हैज़ बीन ग्रांटेड टू द टेनेंट, द कंट्रोलर shall not fix the date more than 1 month from the date of permission given to the tenant to oppose the application, and hearing of the application shall continue on day-to-day basis till the disposal of the case, and as far as possible the decision shall be given within 2 months from the commencement of the hearing. जहाँ पर टेनेंट को परमिशन दिया गया है टू अपोज द एप्लीकेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड, ठीक है, तो उसमें ऐसे सिचुएशन में 1 महीना से ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा अपोज करने के लिए, ठीक है। और जो है उसकी हियरिंग जो होगी वो डे टू डे होगी, ठीक है। और जो है आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द हियरिंग जो है 2 महीने के अंदर जो है ये डिसीजन को देना पड़ेगा कंट्रोलर को। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द हियरिंग द डिसीजन शैल बी गिवन विद इन 2 months from the commencement of the hearing. G. The controller shall give appropriate time to the tenant to give back the possession of the residential house to the landlord, his widow, father, mother, son, grandson, or widow, daughter-in-law, as the case may be, but will not extend the time altogether more than 2 months. कंट्रोलर जो है कि अप्रोप्रिएट टाइम देगा टेनेंट को कि भाई जो पोजीशन है रेसिडेंशियल हाउस को वापस करे, किसको? लैंडलॉर्ड को या हिज विडो, फादर, मदर, सन, ग्रैंडसन, डॉटर इन लॉ, जो भी है, लेकिन वो 2 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता है, इसमें ये कह रहा है।
एच में देखिए, वेयर सच प्रोसीडिंग ऑफ इंक्वायरी in which this section is applicable, including the recording of statement of witness, the controller will follow the procedure of court of small causes. रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स करना है विटनेसेस का, तो कंट्रोलर किसका प्रोसीजर फॉलो करेगा? कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज का प्रोसीजर फॉलो करेगा। सब सेक्शन 3 क्या कह रहा है? नो अपील शैल लाई अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द कंट्रोलर टू गिव पोजीशन ऑफ एनी बिल्डिंग एक्सेप्ट एज पर द प्रोसीजर लेट डाउन इन द सेक्शन, provided that a revision petition may be filed in the High Court within 60 days from the date of the order of eviction. कोई भी अपील लाई नहीं करेगा किसके ऑर्डर के अगेंस्ट में? कंट्रोलर के ऑर्डर के अगेंस्ट में, फॉर द पोजीशन ऑफ एनी बिल्डिंग एक्सेप्ट एज पर द प्रोसीजर लेट डाउन इन दिस सेक्शन। ठीक है, हाँ, बशर्ते क्या है कि एक रिविजन पिटिशन फाइल किया जा सकता है हाई कोर्ट में विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ एविक्शन। ऑर्डर ऑफ एविक्शन जो उसका जो डेट होगा उसके 60 डेज के अंदर में जो है आप रिवीजन पिटिशन फाइल कर सकते हैं। कौन फाइल कर सकता है भाई? ऐसी बात है, टेनेंट फाइल करेगा। सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है? नो कोर्ट अदर देन हाई कोर्ट शैल स्टे द ऑपरेशन ऑफ एविक्शन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द रिवीजन पिटिशन फाइल अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ दिस सेक्शन। कोई भी कोर्ट जो है स्टे नहीं लगा सकता है, सिर्फ हाई कोर्ट ही स्टे लगा सकती है। हाई कोर्ट के अलावा जो है कोई भी स्टे नहीं लगा सकता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द रिवीजन पिटिशन फाइल अंडर सबसेक्शन 3। जब हाई कोर्ट में रिवीजन पिटिशन पड़ी हुई है तो उस दौरान पे जो है हाई कोर्ट जो है स्टे लगा सकती है। अब 23 का सबसेक्शन 5 में आते हैं। वेयर द टेनेंट हैज़ बीन एविक्टेड फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस and the landlord or his widow, father, mother, son, grandson or widow, daughter-in-law, as the case may be, does not occupy within 3 months continuously from the date of eviction or let out the building or a portion thereof to a person other than the evicted tenant within 3 years of eviction of the tenant, then the evicted tenant may file an application to the controller for restoration of possession of that building to him on the same terms and conditions which were applicable at the time of eviction, and the controller shall pass order accordingly and also order to pay cost। देखो भैया कि अगर टेनेंट को एविक्ट कर दिया गया रेसिडेंशियल हाउस से और जो है 3 महीने के अंदर में उन लोगों ने, टेनेंट ने या उनके टेनेंट के रिलेटिव्स ने उस रेसिडेंशियल हाउस को ऑक्यूपाई नहीं किया विद इन 3 months ऑफ द ऑक्यूपेशन, या फिर उस बिल्डिंग का जो है या उस बिल्डिंग को या उस बिल्डिंग के किसी पार्ट को अगर रेंट पे नहीं दिया गया, कितना? विद इन 3 years ऑफ द एविक्शन ऑफ द टेनेंट, देन द एविक्टेड टेनेंट मे फाइल एन एप्लीकेशन। फिर एविक्टेड टेनेंट क्या करेगा? एक एप्लीकेशन फाइल करेगा कि भाई उस कंट्रोलर को कि भाई मुझे रिस्टोर किया जाए, मुझे फिर से पोजीशन दिया जाए उस बिल्डिंग को, और उसी टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर मुझे पोजीशन दिया जाए जो एविक्शन के टाइम पे जो टर्म्स एंड कंडीशन उसको मिला था उसको फॉलो करते हुए उसको पोजीशन वापस दिया जाए। अब आते हैं सेक्शन 24। राइट टू रिकवर इमीडिएट पोजीशन ऑफ बिल्डिंग टू अक्रू टू एम्प्लॉय ऑफ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सब सेक्शन 1 क्या कहता है? वेयर द लैंडलॉर्ड इज रिटायर्ड एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द बिल्डिंग लेट आउट बाय हिम, हिज स्पाउस और हिज डिपेंडेंट सन or daughter are required for his own use, such employee may within 1 year from the date of his retirement or within a period of 1 year from the date of commencement of this act, whichever is later, apply to the controller for recovering the immediate possession of such building। जहाँ पे लैंडलॉर्ड जो है एक रिटायर्ड एम्प्लॉई है, किसका? स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसके द्वारा वो बिल्डिंग को जो है किराए पे लगा दिया था, तो उसके स्पाउस जो है या फिर उसके ऊपर कोई भी उसका कोई डिपेंडेंट जो जैसे सन है, डॉटर है, उसको अपने यूज के लिए चाहिए। सच एम्प्लॉय जो है 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट और विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट जो है, विचेवर इज लेटर, जो भी बाद में आएगा, चाहे रिटायरमेंट बाद में आया या चाहे ये एक्ट बाद में आया हो, वो कंट्रोलर को एप्लीकेशन लगाएगा फॉर रिकवरिंग इमीडिएट पोजीशन ऑफ सच बिल्डिंग। वैसे बिल्डिंग को इमीडिएट पोजीशन के लिए जो है एप्लीकेशन लगा देगा। वेयर द लैंडलॉर्ड इज एन एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट and has a period of less than 1 year preceding the date of his retirement
and the building let out by him, his spouse or his dependent son or is required by him for his own use after his retirement, he may at any time within a period of 1 year before the date of his retirement apply to the controller for recovering immediate possession of such building. हाँ भैया, लैंडलॉर्ड जो है रिटायर करने वाला है, अभी रिटायर करने में 1 साल बाकी है, उस पीरियड के दौरान जो है वो एप्लीकेशन लगा सकता है कंट्रोलर को कि हाँ भाई उसको चाहिए, उसके रिलेटिव्स वगैरह या उसके स्पाउस वगैरह को चाहिए, तो कंट्रोलर के पास एप्लीकेशन लगाएगी सो दैट वो इमीडिएट पोजीशन ले सके उस बिल्डिंग का। फिर आते हैं सबसेक्शन 3 में, where the landlord, his spouse or his dependent son or daughter referred to in subsection 1 or subsection 2 has let out more than one building, it shall be open to him, his spouse or his dependent son or daughter as the case may be to make an application under that subsection in respect of only one of the premises में। अगर लैंडलॉर्ड के पास जो है एक से ज़्यादा घर हैं, हाँ, और एक से ज़्यादा घरों को किराए पे दिया हुआ है, तो इसमें उन लोगों के ऊपर, लैंडलॉर्ड के ऊपर और उनके रिलेटिव्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें से कोई एक हाउस जो है उसका पोजीशन जो है रिकवर कर सकता है, उसका पोजीशन ले सकता है। सेक्शन 25, राइट टू रिकवर इमीडिएट पोजीशन ऑफ बिल्डिंग टू अक्रू टू अ विडो और अ हैंडीकैप्ड पर्सन और अ पर्सन एजेड 65 ईयर्स एंड अबव। सबसेक्शन 1 क्या कहता है, where the landlord is a widow and the building let out by her or by her husband, a handicapped person, and the building let out by him, a person who is of the age of 65 years or more, and then building let out is required for use by her or him or for her family, his family, for anyone ordinarily living with her or him for use, she or he may apply to the controller for recovery of immediate possession of such building, and the process of eviction is delineated in section 23 of this act shall be applicable। जहाँ पर लैंडलॉर्ड एक विडो है या एक हैंडीकैप्ड पर्सन है या एक 65 इयर्स ओल्ड पर्सन है या उससे ज़्यादा एज का पर्सन है, उनको या उनके फैमिली मेम्बर्स को अगर वो जो किराए पे दिए हुआ था बिल्डिंग वो उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो लोग जो है वो कंट्रोलर को एप्लीकेशन दे सकता है फॉर द पोजीशन ऑफ सच बिल्डिंग, और उस एविक्शन प्रोसेस में जो भी मेथड अप्लाई होगा वो जो सेक्शन 23 में जो भी दिया गया है उस मेथड से एविक्ट किया जाएगा उस टेनेंट को। फिर सबसेक्शन 2 में कह रहा है कि वेयर द लैंडलॉर्ड रेफर टू इन सबसेक्शन 1 हैज़ लेट आउट मोर देन वन बिल्डिंग, it shall be open to her or him to make an application under that subsection in respect of any one building chosen by her or him। जहाँ पर लैंडलॉर्ड ने एक से अधिक मकान को किराए पे दिया हुआ है, तो उसके लैंडलॉर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई वो कौन सा घर लेना चाहता है, किसका घर, कौन सा घर पोजीशन में लेना चाहता है, और वो उसके हिसाब से एप्लीकेशन लगा सकता है कंट्रोलर को। दोस्तों, ये मैंने ये 23, 24, 25 सेक्शन तो मैंने पढ़ा दिया है, और प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेहनत लगता है इस में भी, तो थोड़ा सा अगर आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर देंगे तो मेरा भी थोड़ा काम हो जाएगा। और सो इसीलिए मेरा प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर करें, और जो भी लोग झारखंड जुडिशरी में अपेयर होना चाह रहे हैं वो तो बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।